नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने लेंस टॉपिक को कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेंस अपना एक टॉपिक है जो ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है, इस टॉपिक को अपने ऑप्टिक्स चैप्टर में न लेकर अपने थोड़ा इसको अलग से एक चैप्टर मानकर सोल्व करेंगे। तो अपने यह जो चैप्टर लेंस है, इसका प्रीवियस लेक्चर पार्ट फर्स्ट अपने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत अपने कौन कौन सी मुख्य बातें पढ़ी, अपने लेंस के बारे में पढ़ा प्यारे साथियों कि लेंस और दर्पण के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के अंदर अंतर है, इसको अपने अच्छे से समझा और लेंस के बारे में अपने और भी जानकारी प्राप्त की। लेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है ये चीज़ें पढ़ी और साथ ही साथ अपने लेंस का व्यवहार पढ़ा, बिहेवियर पढ़ा। अब अपने बात करेंगे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है कि जैसे कि अपने मिरर के अंदर ये चीज़ पढ़ ली थी, दर्पण के अंदर ये चीज़ पढ़ लिया था कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसी प्रकार लेंस के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को आज अपने पढ़ने लगेंगे। चलो बच्चों ध्यान देना कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जैसा कि आपको पता है कि लेंस को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर विभाजित किया था। सबसे पहले उत्तल लेंस या जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता था, कॉन्वेक्स लेंस, और नंबर 2 अवतल या जिसे आप कॉनकेव लेंस भी कहते थे। यहाँ तक अपने बातें कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान देना। अब उत्तल लेंस के बारे में पढ़ लिया था। उत्तल लेंस को एक नाम और भी दिया गया था, इसको कहा गया था अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया कि अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, कि सभी प्रकाश की किरणें जितनी भी ऑप्टिक्स रे हैं वो लेंस में से जब गुजरती हैं, जब लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा गया, या आप इसको कह सकते हो अभिसारी लेंस। अभी अपने बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहली कंडीशन, अपने एक उत्तल लेंस लेते हैं। ध्यान देना, आपको पता है कि यह जो इसका पार्ट होता है एपर्चर, या इसको द्वारक कहा जाता है, इस वाले पार्ट को द्वारक कहा जाता है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है या इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है इसका ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। मैंने बताया कि इसके अंदर दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, या दो प्रकार के मुख्य बिंदु लेते हैं अपने। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने बताया यहाँ जो आपका बिंदु होता है उसको C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका हाफ पार्ट पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, F1। C का मतलब आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, और F का मतलब आपको बताया था मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकल। ठीक है, इस बात पर गौर करना। नंबर दो बात मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ जो अपने पार्ट लेते हैं, अगर इस वाले पॉइंट को C1 से रिप्रेजेंट किया है तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों इसको C2 से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ताकि ये बिंदु दिखने में समान ना लगे, इक्वल ना लगे। अब ये C2 है तो यहाँ वाला जो पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, F2। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, अवतल दर्पण के अंदर अपने बहुत सारी स्थितियां पड़ी थी, अलग अलग प्रकार की पोजीशन पड़ी थी। किसकी पड़ी थी? वस्तु की, बिंब की, कि जहां अपने वस्तु रख रहे थे उसी प्रकार ही उसका प्रतिबिंब बन रहा था, उसी प्रकार ही उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा था। अपने अलग अलग स्थितियां पड़ी। सबसे पहले अपने वस्तु को अनंत पर रखा, फिर अनंत और इसके बीच में रखेंगे, फिर इस पर रखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में रखेंगे, फिर इस पर रखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में। क्या मेरी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने वस्तु को धीरे धीरे लेंस के पास में लेके आते चले जाएंगे। उसी प्रकार आपका प्रतिबिंब है वो लेंस से धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा, या प्रतिबिंब है उसकी स्थिति है वो अलग अलग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी या प्रदर्शित की जाएगी।
ध्यान देना, सबसे पहले मैं अब बात करने लग रहा हूं अनंत पर। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है। अब अनंत पर है तो अनंत का मतलब अपने को पता नहीं है कि प्रकाशीय किरणें कहां से आ रही हैं। तो एक प्रकाश की किरण आई, इसके यहां टकराई, फिर दूसरी प्रकाश की किरण आई, यहां टकराई, एक प्रकाश की किरण और आई, इसके यहां टकराई। अब आपको पता है कि प्रकाशिक किरणें किसी भी ऑप्टिकल यंत्र से या किसी भी पार्ट से आपकी प्रकाशिक किरणें आ रही हैं, ऑप्टिकल रेज आ रही हैं, जब वो यहाँ टकराएंगी, इसके अपर्चर पार्ट पर टकराएंगी, द्वारक पर टकराएंगी, तो आपको पता है यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। क्या करता है सर? कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब क्या हो गया? आने वाली किरणों को एक पॉइंट पर मिला देता है, अभिसारित करता है। तो कहाँ से गुजरेंगी? फोकस में से। कहाँ से गुजरेंगी? फोकस में से। कहाँ से गुजरेंगी? फोकस में से। और जहाँ से गुजरेंगी वहाँ इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इमेज जो बनेंगी, अब इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले आपसे पूछता है इमेज का साइज क्या होगा? आकार। तो आपको पता है बिंदु आकार का बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। नंबर 2, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैंने ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर आपको दर्पण के अंदर बताया था, अवतल दर्पण के अंदर बताया था, कनकैव मिरर के अंदर बताया था, वैसे ही ध्यान रखना है कन्वेक्स लेंस के अंदर। ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो होगा हमेशा, वो हमेशा कैसा होगा? रियल होगा। ध्यान कर लेना, अर्थात प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। ठीक है, हमेशा उल्टा बनेगा। ध्यान कर लेना, ठीक है, इरेक्ट नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। इस बात को गौर फरमाना। ये 2 कंडीशन हमेशा होती है। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर वो आगे पढ़ेंगे कि उस स्थिति के अंदर वस्तु को कहाँ और कैसे रखा जाए कि जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक न बने और उल्टा भी न बने। वो वन ऑफ द कंडीशन ओनली फॉर वन होती है, एक ही होती है इसके अंदर। वो आगे धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। तो पहली बात समझ में आई क्या? कि आकार कैसा होगा? पॉइंट, अर्थात बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो साइज ऑफ इमेज आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। नंबर 2 बात एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है नेचर ऑफ इमेज से, अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी? हमेशा रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। ध्यान कर लेना, ठीक है। तो मिरर से बिल्कुल अपोजिट है। वहां अवतल दर्पण के अंदर यह कंडीशन आ रही थी, यहां उत्तल लेंस के अंदर यह कंडीशन आ रही है। बिल्कुल दोनों अपोजिट चलते हैं। तो आशा करता हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो विद्यार्थियों, नेक्स्ट पहली कंडीशन समझ में आई कि जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। सर कब? ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर हो। नंबर 2, जब वस्तु, नंबर 2 वस्तु की स्थिति, बिंब की स्थिति बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट की। वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है। जब वस्तु या ऑब्जेक्ट कहां पर हो? अनंत व C2 के मध्य हो, C2 के मध्य हो। भाई एक बात और ध्यान कर लेना, कई किताबों में C2, एक तो F1, एक F2, एक C1, एक C2, ये जो पॉइंट है वो किताबों के अंदर या बुक्स के अंदर या NCERT के अंदर कुछ ऐसे दर्शाई गई हैं, 2F1, 2F2, F1, F2। अरे बात एक ही है, ये C1 और C2 इसीलिए ले रहा हूं ताकि यहां पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना आसान हो जाए, कंफ्यूज ना हो कि आपके लेंस के अंदर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है, इसीलिए C1 और C2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना, और वहां इसको 2F1 और F2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चल रहे हैं अपने। जब वस्तु कहां हो? अनंत व C2 के मध्य हो। तो ध्यान देना, अपने एक उत्तल लेंस लेते हैं प्यारे साथियों, ये इसका द्वारक, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। आपने क्या किया, यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो कहीं ना कहीं C1 बनेगा और ये F1 बनेगा। यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो कहीं ना कहीं C2 बनेगा और ये F2 बनेगा। C2 पॉइंट वो थोड़ा आगे बना लो
क्योंकि F1 थोड़ा पास में बना लिया तो C2 यहाँ बनेगा। मैंने क्या बताया, ये इसका अनंत पार्ट है, इन्फिनिटिव पार्ट है। मैंने क्या बताया, जब वस्तु C2 और अनंत के मध्य हो। अब वस्तु C2 और अनंत के मध्य हो तो वस्तु कहाँ रखें, वस्तु को यहाँ रखें सर, तभी तो C2 और अनंत के बीच में होगी। अब इस वस्तु के द्वारा एक प्रकाश किरण कहाँ आई, यहाँ आई, ठीक है, जो कहाँ से गुजर रही है, जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जा रही है, वो कहाँ टकराएगी लेंस के अंदर, वो उसके द्वारक पर टकराएगी, बीच वाले पार्ट पर। जैसी टकराएगी कहाँ से निकल जाएगी, तो वो निकल जाएगी फोकस में से निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, फोकस में से निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। नंबर 2 बात, दूसरी प्रकाश की किरण आई तो दूसरी प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से गुजरेगी, ध्यान कर लेना, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, इस बात पर ध्यान देना, ठीक है ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से गुजरेगी, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है, ठीक है ना। और ये जहाँ काटेगी तो कहाँ काटा सर, यहाँ काटा, कहाँ मिली, यहाँ मिली, ठीक है। द्वारा से प्रदर्शित कर देता हूँ सर, कहाँ मिली, इस पॉइंट पर मिली, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होगा आपका रेड कलर का A डैश और B डैश, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब A और B है। तो क्या वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, आकार वस्तु से छोटा बनेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ले कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F1 और C1 के बिल्कुल बीच में बन रहा है, बिटवीन F1 एंड C1, ठीक है ना, दोनों के मध्य बन रहा है। और इसका जो नेचर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। और उल्टा बन रहा है, आपके सामने देख लीजिए, उल्टा बन रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या सर, बिल्कुल आई, ठीक है ना। ध्यान देना प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या सर, बिल्कुल आई, ठीक है ना। तो ये कंडीशन इसके अंदर आपको फिलअप करनी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान कर लेना, उत्तल या कन्वेक्स लेंस के अंदर जो नेचर ऑफ इमेज है वो हमेशा रियल होगी और उल्टी होगी, ठीक है ना। एक बात को ध्यान कर लेना, इस बात पर गौर फरमाना। चलो नेक्स्ट अपने तीसरा केस पढ़ते हैं। इसके अंदर पहला केस क्या पढ़ा, जब वस्तु अनंत पर हो। धीरे धीरे वस्तु को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा केस पढ़ा जब वस्तु अनंत व C के मध्य हो। केस नंबर तीसरा, तीसरी वस्तु की स्थिति क्या कहलाएगी कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, C2 पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, C2 पर हो, C2 पर हो, C2 पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, C2 पर हो। इस पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, C2 पर हो, ऑन द पोजीशन ऑफ C2, C2 के ऊपर हो, ध्यान कर लेना। ये अपना एक उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और पॉइंट O किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात प्रकाशिकीय केंद्र। अपने अभी कंडीशन क्या पढ़ने लग रहे हैं उस पर ध्यान देना। क्या कंडीशन पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु C2 पर हो, यहां क्या आएगा सर, C1, यहाँ क्या आएगा सर, F1, इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा सर, F2, और यहाँ पर क्या आएगा सर, C2। और मैंने क्या बताया कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु C2 पर हो, जब वस्तु C2 पर हो तो वस्तु के द्वारा प्रकाश किरण आई और कहाँ टकराएगी, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, समांतर गुजरेगी, वो लेंस के कहाँ टकराएगी, द्वारक पर, अर्थात उसके मिड पॉइंट पर। और यहाँ टकराएगी इसके, ठीक है ना, सेंटर पर। तो कहाँ से गुजरेगी, हमेशा फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, अर्थात मुख्य फोकस में से गुजरेगी, F1 में से गुजरेगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना प्यारे साथियों, 2 या 3 बार ये बात आपके सामने चलती जाएगी, यूं ही यूं, ठीक है ना। तो क्या समझाया कि जो प्रकाशिक किरण ऑप्टिकल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो F1 में से गुजरेगी। वस्तु कहाँ रखी हुई है प्यारे बच्चों, वस्तु का नाम A और B है। कहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट, C2 पर। दूसरी प्रकाश की किरण गुजरी भाई, दूसरी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो कहाँ से गुजरेगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी सर। ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी तो कहाँ काटेगी, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी सर,
और जहाँ काटेगी वहीं क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी सर, बिल्कुल C1 पर काटी है, देख लीजिए। तो इमेज बन ली A डैश और B डैश C1 पर, ठीक है, वस्तु C1 पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C1 पर, वस्तु C2 पर, ठीक है ना। इस बात को विशेष तौर पर गौर फरमाना। क्या पढ़ा, किस प्रकार की स्थिति सामने आई, किसकी, इमेज की पोजीशन या प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक तो सर C1 पर बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल आई। क्या C2 और C1 के जो प्रतिबिंब के अंदर कोई अंतर आ रहा है, नहीं सर, एक जैसा लग रहा है। तो आकार कैसा होगा सर, एक जैसा होगा, अर्थात समान होगा। नेचर कैसा रहेगा, नेचर हमेशा, आपको मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, याद कर लेना कि उत्तल लेंस का जो व्यवहार है या वो कैसा है अभिसारित करने का, अर्थात जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, हमेशा वास्तविक होगी और उल्टी होगी, अर्थात इमेज उल्टी बन रही है, आपको चित्र के अंदर सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा ही है क्या, बिल्कुल है सर, ठीक है ना। तो इस बात पर गौर फरमाना। नंबर 4, तीसरा केस हो चुका है। नंबर 4, केस नंबर 4, धीरे धीरे वस्तु की पोजीशन को आगे लेके जा रहे हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना कि जब वस्तु कहाँ हो, F2 और C2 के मध्य हो। जब वस्तु C2 व F2 के मध्य हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन C2 एंड F2, ठीक है, F2 के मध्य हो। ध्यान देना, अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल आई। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र O। क्या आपको पूरी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ध्यान देना। प्रकाशिक केंद्र O, अपने क्या करेंगे, ये वाला पार्ट वही सेम टू सेम, C1 F1 F2 और C2। अब वस्तु कहाँ रखनी है प्यारे बच्चों, C2 और F2 के मध्य में, लिखा हुआ ना स्पष्ट रूप से। केस नंबर 4 चल रहा है, जब वस्तु कहाँ हो, C2 और F2 के मध्य में हो सर। अब प्रकाश किरण आई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराई, टकराने के बाद में अपवर्तन के दौरान कहाँ से गुजरेगी सर, F1 में से गुजरेगी, अर्थात किस में से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकल में से गुजरेगी। हमेशा ध्यान कर लेना ये बात। किरण नंबर 2, जब दूसरी ऑप्टिकल रे आएगी प्यारे बच्चों, तो वो कहाँ से गुजरेगी, हमेशा दूसरी ऑप्टिकल रे जो आई वो कहाँ से गुजरेगी, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र में से गुजरेगी। तो प्रकाशिक केंद्र में से गुजार दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो आपका प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, C2 के पीछे बना, C2 के पीछे बना और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बना, C2 के पीछे बना। ये देख लो, पहले C1 पर बन रहा था, सॉरी C1 पर बन रहा था, अभी C1 के बिल्कुल पीछे बन रहा है, ठीक है ना। तो A डैश और B डैश, वस्तु के आकार के अंदर क्या कुछ थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। वस्तु आपकी A और B यहाँ पर है तो इसका आकार थोड़ा सा वस्तु से ज़्यादा है, अर्थात बिल्कुल मामूली सा मैग्नीफाइड होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो साइज़ के बारे में लिख सकते हो थोड़ा सा बड़ा, अर्थात थोड़ा सा बिल्कुल माइनर, छोटा सा पार्ट, अर्थात माइनर मैग्नीफाइड होगा। नंबर दो बात, प्रतिबिंब जो बन रहा है, इमेज जो बन रही है, इसकी स्थिति कहाँ होगी, तो स्थिति कहाँ होगी, C1 के पीछे बनेगा, बिल्कुल C1 के बैक साइड पर बनेगा, पीछे बनेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आने लग रही है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ इमेज हमेशा मैंने बताया वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, सिर्फ एक कंडीशन पर ये नहीं बनेगा, वो आगे आएगी, उस पर भी आपको चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। केस नंबर 5, ठीक है, केस नंबर 5, जब वस्तु C2 और F2 के मध्य थी, अब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु, केस नंबर 5 आपको बताया जा रहा है, जब वस्तु केस नंबर 5 क्या कह रहा है, जब वस्तु F2 पर हो,
ऑन द F2 पर हो, जब वस्तु F2 पर हो। ध्यान देना प्यारे बच्चों, F2 पर जब वस्तु होगी तब प्रतिबिंब अपना कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये आपका उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O। ये जो आपका रहेगा सर C1, ये रहेगा सर F1। क्या इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल आई। अभी अपने नंबर 2 पार्ट कहाँ, ये आपका F2 और ये आपका C2। अभी मैंने क्या बताया कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, जब वस्तु कहाँ पर हो प्यारे बच्चों, F2 पर हो। कहाँ पर हो? F2 पर हो। कहाँ पर हो? F2 पर हो, ठीक है। आपके सामने सुस्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, क्या मैं आपको इतनी बात समझा रहा हूँ समझ में आ रही है? कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट लिखकर सेंड करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट हो उसका सल्यूशन किया जाए तुरंत, ठीक है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस के अंदर आने वाली है। यहाँ से प्रश्न आए बार आपका आता ही आता है। तो प्रकाशीय किरण गई, इसके पैरेलल जाएगी तो कहाँ टकराएगी? द्वारक पर। अब टकराई तो कहाँ से गुजरेगी प्यारे बच्चों? F1 में से गुजरी। कहाँ से गुजरी? F1 में से गुजरी। ऐसे ही दूसरी किरण आई प्रकाश की, कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? ऑप्टिकल सेंटर से, और ये चली गई ऐसे। क्या प्यारे बच्चों पीछे दोनों मिलती हुई कहीं नज़र आ रही हैं क्या? ऐसे करके बहुत दूरी पर जाकर मिलेंगी, बहुत दूरी पर, अर्थात अनंत पर मिलेंगी। अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? उच्च आवर्धित। हिंदी में लिख दूं तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, उच्च आवर्धित। उच्च आवर्धित। उच्च आवर्धित। उच्च आवर्धित का मतलब क्या हो गया? बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। कहाँ बनेगा? पोजीशन कहाँ होगी? सर पता नहीं, क्योंकि दोनों किरणें मिल ही नहीं रही। जब दोनों ऑप्टिकल रेज कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी, तो वहीं तो इमेज फॉर्मेशन होगा, वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा। और जब मिल ही नहीं रही प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे पता करें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसीलिए कहा गया कि कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटिव पर बनेगा। क्या 5वीं कंडीशन समझ में आई? सर बिल्कुल आई। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 6, और जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है और इसका सिद्धांत भी एक फॉलो किया जाता है ऑप्टिक्स के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कंडीशन नंबर 6 पर विशेष तौर पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, विशेष तौर पर ध्यान देना। कंडीशन नंबर 6, और ये वही कंडीशन आ चुकी है अभी, कंडीशन नंबर 6, जिस पर मैंने आपको बताया था कि ये एक कंडीशन पर वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा। वो कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, तो लिखता है कि जब वस्तु की स्थिति प्रकाशीय केंद्र O व F2 के मध्य हो। और ये कंडीशन हम एक बार दर्पण के अंदर भी आई थी, अवतल दर्पण के अंदर भी आई थी। इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस। विशेष तौर पर ध्यान देना। प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या यहाँ तक बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल आने लग रही है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ जो आपका बनेगा, थोड़ा सा पास में बना लेते हैं, यहाँ जो आपका बनेगा वो बनेगा C1, तो इसके हाफ पार्ट पर F1, यहाँ बनेगा F2 और इसका दुगना C2। अभी ध्यान देना, मैंने क्या बताया
ऊपर एक हेडिंग डाली हुई है, वो क्या प्रदर्शित कर रही है कि जब वस्तु O व F2 के मध्य हो, O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशिक केंद्र, और F2 यहाँ पर बन रहा है, F2 के मध्य हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो वस्तु सर इन दोनों के मध्य रख देते हैं, ये लो वस्तु इन दोनों के मध्य रखी जा चुकी है। वस्तु आई, किरण आई और वस्तु ए और बी है, टकराई। अब आपको पता टकराने के बाद में F1 में से गुजरेगी, ये बात तो श्योर है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि प्रतिबिंब जो बनेगा वो थोड़ा ऊपर जाकर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी प्रकाश की किरण आएगी वो कहाँ से गुजरेगी, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी। किस में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी। अभी मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ये किरण यहाँ है इस प्रकार से, ठीक है, ये किरण इस प्रकार से गुजर रही है इसके बीच में से, ठीक है, मार्कर से थोड़ा इधर उधर बन सकती है। तो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, क्या दोनों कहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं? नहीं सर, यहाँ तो दूरी थोड़ी कम थी, यहाँ दूरी बढ़ गई दोनों के बीच में, और यहाँ तो दूरी और भी बढ़ गई। ऐसे चलते चलते जैसे जैसे पीछे चलती जाएंगी तो दूरी और बढ़ती जाएगी दोनों के बीच में। अब यहाँ तो नहीं मिल रही, अगर इसको पीछे एक्सटेंड कर दूँ, इसको पीछे बढ़ा दूँ, अर्थात इसकी आभासी किरण ऐसे कर दूँ तो सर पक्का कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। तो मैंने कहा ऐसे करके इसको भी एक्सटेंड कर दूं मैं थोड़ा, तो जहां एक्सटेंड होगी, जहां दोनों मिलेंगी, इस प्रकार से किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर मिलेंगी, और किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर जहां मिलेंगी वहां आपका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या आपको ऊपर इतनी दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ बनेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु इतनी सी थी, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है, अर्थात हाईली मैग्नीफाइड, और भी उच्च आवर्धित, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, साइज बहुत बड़ा बनेगा। अब थोड़ी सी एक बात और ध्यान देना, अब यहाँ पर सारी की सारी रामायण बदल जाएगी। वो कैसी हो जाएगी? कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि जब आपसे पूछा जाए इस कंडीशन पर कि जब वस्तु O व F2 के मध्य हो तो प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, अर्थात इमेज की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई, कैसा नेचर हो जाएगा? ध्यान कर लेना, प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। भाई वास्तविक क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि वास्तविक तब बनेगा जब लेंस के इस साइड, अर्थात लेंस के बिल्कुल पीछे, लेंस के इस साइड, लेंस के सारे जो प्रतिबिंब थे, इससे पहले 5 कंडीशंस पढ़ी, सभी कंडीशंस के अंदर जो प्रतिबिंब थे वो लेंस के पीछे बन रहे थे, अर्थात वास्तविक बन रहे थे। एकमात्र ऐसी कंडीशन आई कि जब वस्तु O व F2 के मध्य थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना? बिल्कुल लेंस के सामने बना या लेंस के आगे बना। इसीलिए हमेशा इसके अंदर प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेंगी, वर्चुअल इमेज बनेंगी। ध्यान कर लेना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ध्यान कर लेना, आभासी के साथ साथ में सीधा बनेगा, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थिति पूछ ली जाए कि पोजीशन कहाँ होगी प्रतिबिंब की, तो पोजीशन कहाँ होगी भी प्रतिबिंब की? C2 के भी पीछे बन रहा है, C2 के भी पीछे, C2 के पीछे, बहुत बड़ा C2 के पीछे, या ये कह सकते हो कि लेंस के बिल्कुल सामने बनेगा, लेंस के सामने बन रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी आपने एक ऐसा यंत्र देखा है या आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा है कि जिसके अंदर अपने किसी वस्तु को रखें और देखने पर, लेंस में से देखने पर छोटी सी महीन सी वस्तु है वो बहुत बड़े आकार की दिखे? कि वस्तु तो छोटी थी और आकार देख लो कितना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब का। क्या आपको यहाँ दिखाई देने लग रहा है क्या? आकार देख लो, रेड कलर के अंदर आपको प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। क्या आपको ऐसी कंडीशंस पता है? ऐसा यंत्र, तो आप कहेंगे सर सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, और कौन सा? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? मैग्नीफाइड ग्लास भी कहा जाता है, आवर्धित कांच भी कहा जाता है, कि जिसके अंदर क्या करते हैं, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। और सरल सूक्ष्मदर्शी जो है
सरल सूक्ष्मदर्शी वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। सिंपल माइक्रोस्कोप इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब छोटी से छोटी वस्तु भी अपने उसके अंदर देखते हैं तो देखने पर वो वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो यही कंडीशन होती है कि जब वस्तु छोटी है तो देखने पर बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या यही कंडीशन होती है क्या? बिल्कुल होती है सर। इसीलिए यह जो सिद्धांत है वो किस की पालना कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी की, अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी है वो इस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत बार प्रश्न आया साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई। तो यहां तक आपके उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण खत्म होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। सर अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ दो ही कंडीशंस बनती है। जैसे दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर दो कंडीशन बनी थी, वैसे ही यहाँ भी अवतल के द्वारा दो ही कंडीशंस बनेंगी। वो देख लो कैसी। ठीक है, नंबर 2 पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। तो अवतल लेंस के द्वारा, कनकेव मतलब अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। दो ही कंडीशन होती है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, बहुत इजी सी है। अवतल लेंस किस प्रकार क्या करती है सर? इस प्रकार क्या करती है। ठीक है, जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, ये इसका द्वारक। ठीक है, अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान देना, इसके अंदर भी वही कंडीशंस होती है। ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? C1 और ये होगा F1, ये होगा F2 और ये होगा C2। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। अब कोई प्रकाशिक किरण आई, यहाँ आई, दूसरी प्रकाशिक किरण आई, यहाँ आई। जैसी आएगी मतलब अनंत से आ रही है, अपने को पता नहीं वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। तो आएगी तो आपको पता है ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, भाई इसका स्वभाव कैसा है इस अवतल लेंस का? अवतल लेंस का स्वभाव सर कुछ ऐसा है कि ये आने वाली किरणों को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अर्थात अपसारी लेंस भी कहते हैं। अप का मतलब फैलाना, तो जैसी आएगी तो उसको फैला देगा इस प्रकार से। फिर दूसरी आएगी, इसको भी क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, कुछ इस प्रकार से फैला दी। अब फैला दी तो अपने को पता नहीं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि दोनों फैल रही हैं, मिलती हुई तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है। इसीलिए इसको आभासी किरण इसकी देखी जाए, पीछे एक्सटेंड कर दो इसको, और इसकी आभासी किरण यदि देखी जाए तो वो कहाँ मिलेंगी? कहीं ना कहीं इस फोकस पॉइंट पर मिलेंगी, F2 पर मिलेंगी। और जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या बना देगी? ये इमेज बना देगी। और ये कंडीशन आपको पता है कि जब लेंस के आगे या लेंस के सामने इमेज बनती है तो हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, और हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो इसके अंदर, अवतल लेंस के अंदर दो ही कंडीशंस होती है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी, और प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। दूसरी कंडीशंस देखो प्यारे बच्चों, दूसरी कंडीशंस क्या कह रही है? ध्यान देना, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देते चले जाना। इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है ना, ये तो आपने 9th 10th के अंदर, 10th की NCERT बुक के अंदर पढ़ा होगा भैया आपने 10th क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपका अवतल, ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑब्जेक्ट O या ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ आपका C1 और ये आपका F1, ये आपका F2 और ये आपका C2। अब की बार वस्तु कहाँ रख रहे हैं? C2 और F2 के मध्य। बस दो ही कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन के अंदर वस्तु अनंत पर थी, अब वस्तु कहाँ रखेंगे? C2 और F2 के मध्य रखेंगे, मध्य रखेंगे, बिटवीन C2 एंड F2। ठीक है ना, मध्य रखेंगे। तो कैसी कंडीशंस होगी? ध्यान देना प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसी कंडीशन होगी? ध्यान देना। पहली कंडीशन के अंदर प्रकाशिक किरण आई, टकराएगी, और आपको पता है कि ये डाइवर्ज कर देता है किरणों को, तो फैला देगा किरण को, फैला देगा। इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ से गुजरेगी सर? F2 में से गुजरेगी।
कहाँ से गुजरेगी, F2 में से गुजरेगी। दूसरी प्रकाशीय किरण कहाँ से गुजारेंगे सर, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये लो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी। और ये तो आपको पता ही है कि जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, वहीं आपका क्या बन जाएगा सर, प्रतिबिंब। तो ये छोटा सा प्रतिबिंब बन गया B' A' रेड कलर का। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो आपने क्या सीखा, साइज के बारे में। यहाँ एक बात और पता चलती है कि प्रतिबिंब का जो साइज है, इमेज जो बनेंगी वो छोटी बन रही है वस्तु से। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वर्चुअल इमेज बनती है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 3 कंडीशन इसके अंदर फॉलो होती हैं। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है क्या? बिल्कुल आने लग रही है। नहीं भी समझ में आए तो कमेंट के अंदर बताना, फिर भी समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करना, 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप, आप सभी को पता है, टेलीग्राम ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल पर आप अपना SMS सेंड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको समझा दिया जाएगा। नंबर 2 बात भाई, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाना। किताबों के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन NCERT जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो पढ़ोगे ना तो समझ में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आ जाएगा। बहुत ही रेयर चांस है कि 20 to 30% आपको उसमें से समझ में आए, क्योंकि लैंग्वेज NCERT बुक की बहुत टफ है। 10th की बुक देख लेना, इसीलिए लैंग्वेज में बहुत ईजी बनाकर समझा रहा हूँ। और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर किए हैं, जितने भी लेक्चर लगाए हैं, सभी के अंदर अपने यही किया है कि सरल या आसान भाषा के अंदर विज्ञान को समझने का प्रयास किया प्यारे विद्यार्थियों। और ऐसा ही आगे करेंगे। जब अपने फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री को बहुत इजीली लेवल पर पढ़ेंगे, ऐसी बायोलॉजी को इजीली लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लेंस कंप्लीट चैप्टर होता है खत्म। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, लेंस का इमेज फॉर्मेशन खत्म होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली और अवतल लेंस की अपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया। 2 प्रकार की स्थितियां थी, उन दोनों ही प्रकार की स्थितियों का अध्ययन अपने अच्छे से कर चुके हैं। अब ध्यान देना, एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर बचा हुआ है और जिस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ALP के अंदर भी क्वेश्चन आए थे, असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर, और रेलवे के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर एक रेलवे का छोटा सा सिद्धांत फॉलो होता है, एक छोटा सा नियम फॉलो होता है। इस नियम के आधार पर रेलवे एक छोटा सा कार्य करता है। वो कौन सा कार्य है उसको ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है। तो एक छोटा सा इफेक्ट है प्रकाश का, ध्यान देना। लिखा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव, या इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव। प्यारे बच्चों एक बात अच्छे से समझ लेना कि प्रकीर्णन का मतलब यहाँ पर क्या है। सर प्रकीर्णन का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं इजीली बता दूं तो फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, स्कैटरिंग करना, स्कैट करना, फैलाना। सर कहीं ना कहीं प्रकाश के फैलाने की बात कही जा रही है, बिल्कुल करेक्ट बात है, एग्जैक्ट बात है। कहीं ना कहीं प्रकाश के फैलाव की बात यहाँ पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से पढ़ेंगे उस बात को अच्छे से समझ लेना। बच्चों आपको एक चीज पता होगी कि अपने वातावरण के अंदर या अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर कुछ गैसेस पाई जाती हैं, यह आप सभी को पता है। जब आप भूगोल के अंदर पृथ्वी की संरचना पढ़ते हो तो पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, जितनी भी आप परतें पढ़ते हो, उन सभी के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं गैसें विद्यमान होती हैं। तो आपको ये भी बात पता है कि वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन का पाया जाना, CO2 का पाया जाना, नाइट्रोजन का पाया जाना, ठीक है, कुछ हीलियम गैसेस या नियोन है, ऑर्गन है, या कुछ ऐसी नोबल गैसेस पाई जाती है, अक्रिय गैसेस पाई जाती है, ये आपको पता है। ध्यान देना, ऐसे ही वायुमंडल के अंदर धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण आपसे पूछे कि वातावरण किससे मिलकर बना है, तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है वातावरण। पृथ्वी का जो वातावरण है वो किन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो आपकी पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली गैसेस और प्लस धूल के कण। और धूल के कणों को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों एरोसोल। एरोसोल, ठीक है ना, ध्यान देना, एरोसोल।
अब मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों सन है, सूर्य है। सूर्य से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, यहाँ से सूर्य से प्रकाश की किरण निकली और जैसे ही वो पृथ्वी पर आपतित होगी, ये अर्थ आपकी अर्थ पृथ्वी पर आपतित होगी तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर या पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर वातावरण में कुछ धूल के कण पाए जाते हैं। मान लीजिए ये एक धूल का कण है, ये एक धूल का कण है, ऐसे ही ये एक धूल का कण है, ध्यान देना। और ऐसे ही यहाँ भी एक धूल का कण है। तो बहुत सारे कण पाए जा रहे हैं यहाँ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। आपने क्या देखा कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश या प्रकाश किरण जब निकल रही है वो किसी एक कण पर टकराएगी, ऐसा माध्यम जहां कण उपस्थित है और कण पर टकराएगी तो टकराने के बाद में वो फैल जाएगी कुछ भिन्न भिन्न दिशाओं में, अर्थात विचलन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ टकराई, ठीक है, ये किरण, और ये भी फैल गई, ऐसे फैल गई कुछ, ठीक है। अब ये वो किरण यहाँ टकराई, यहाँ फैल गई, इस पर टकराई, ये किरण इस कण पर टकराई, यहाँ फैल गई, इस पर टकराई, ये यहाँ फैल गई, इस पर टकराई। ऐसे करते करते जो कण हैं वो किरणों पर टकराते जाएंगे, या यूं कह सकते हो किरणें हैं वो कण पर टकराती जाएंगी और किरणें अनियमित गति करेंगी, अनियमित गति करेंगी कि उनकी गति का कोई पता नहीं होगा कि वो कहाँ चल रही हैं, ठीक है। तो अर्थात जब वो किरण आई और टकराई, टकराने के बाद में फैल गई, अर्थात उसका क्या हो गया, प्रकीर्णन। और हमेशा ध्यान रख लेना, प्रकाश की जो व्हाइट किरण होती है, सफ़ेद किरण, सूर्य से निकलने वाली सफ़ेद किरणें होती हैं, उनमें 7 रंग विद्यमान होते हैं, 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाती हैं। वो आगे चलकर वो अभी पढ़ाऊंगा प्रिज्म के अंदर, ठीक है ना। तो जैसी प्रकाश किरण आई और धूल के कण पर टकराने के पश्चात स्कैटरिंग इफेक्ट लागू होता है, अर्थात वो फैल जाती हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, अनियमित गति करती हैं और प्रकाश का कुछ ऐसा प्रभाव क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रकीर्णन प्रभाव कहलाएगा, स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल सर, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट बात है सर, ठीक है। अब होता क्या है सर, ऐसा कैसे हुआ या किस प्रकार से अपने इसको समझ सकते हैं, इस बात पर ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना। ये कहते हैं एक वैज्ञानिक यहां पर प्रसिद्ध होते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रकीर्णन के बारे में, लॉर्ड रेले, नाम तो सुना होगा, लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले वैज्ञानिक ने इस प्रकीर्णन को अच्छे से समझाया और उन्होंने क्या कहा, लॉर्ड रेले के अनुसार ये बात है कि जो प्रकाश का रंग है, ठीक है, रंग का प्रकीर्णन, अर्थात रंग का प्रकीर्णन, जो रंग है प्रकाश का उसका प्रकीर्णन अर्थात फैलाव है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या आप इसको सीधा सिंपली वेव लेंथ भी कह सकते हैं, वेव लेंथ। सर तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इस पर थोड़ा गौर फरमाना। आपको पता है कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में गति करता है, वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश इस प्रकार से निकल रहा है और वो एक वेव के फॉर्म में चल रहा है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो आपको एक बात पता है, इसके अंदर 2 कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। एक तो ये वाला ऊपरी भाग, ये वाला, और एक यहाँ वाला ऊपरी, ये वाले नीचे वाले भाग, ठीक है। इस ऊपरी वाले भाग को कहते हैं हिंदी में शृंग या क्रस्ट, शृंग या क्रस्ट, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, गरत, ट्रफ, ट्रफ, ठीक है ना। तो एक शृंग और फिर गरत, तो ये ऊपर शृंग, तो यहां भी तो क्या होगा फिर, शृंग क्रस्ट होगा। तो कहा जाता है किन्हीं 2 शृंगों के बीच की दूरी या किन्हीं 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमेशा उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड साइन है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य या तरंग दैर्घ्य। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? सर बिल्कुल आने लग रही है, ठीक है ना। तो अभी अपने इसके अंदर कौन सा नियम फॉलो होगा उस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना प्यारे साथियों। ये कहता है कि प्रकीर्णन जो होगा, किसी प्रकाश की किरण क्या रंग है, उस रंग का जो प्रकीर्णन होगा, फैलाव होगा, वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर होता है। सर कैसे, थोड़ा सा समझाना। बिल्कुल समझाएंगे, ध्यान देना प्यारे बच्चों। कैसे फॉलो होता है, एक प्रिज्म की सहायता से अपने इस चीज को समझते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म एक कांच का पिरामिड, एक ट्रायंगल शेप का कांच का टुकड़ा,
ठीक है, जो चारों तरफ से घिरी हुई आकृति से होता है, ट्रायंगल शेप का, ठीक है, प्रिज्म कहलाता है, पिरामिड शेप का होता है, पिरामिड शेप का। अब इसके अंदर क्या हुआ कि कोई प्रकाश किरण आती है बाहर से, सफेद प्रकाश किरण, ठीक है, जिसका वर्ण क्या है, सफेद है, रंग क्या है, सफेद है। जैसे टकराएगी तो इसके अकॉर्डिंग तो सीधी निकल जानी चाहिए थी ऐसे ऐसे, बट ऐसा नहीं होता। अपवर्तन की घटना के कारण ये विचलित हो जाती है और यहाँ आ जाती है, या फिर से अपवर्तन होगा इस पॉइंट पर, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं और फिर से यहाँ से यहाँ चली जाएंगी इस प्रकार से। और ये जो प्रकाश की किरण है प्यारे बच्चों, वो अपने भिन्न भिन्न रंगों के अंदर प्रदर्शित हो जाती है, अपने 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाती है। और जब अपने इसको वाइट किसी बोर्ड पर देखते हैं तो ये 7 रंगों के अंदर दिखाई देगी आपको, ठीक है। इन्हीं 7 रंगों को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विबज्योर। यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से, विबज्योर। विबज्योर के बारे में समझना, VIBGYOR, विबज्योर, VIBGYOR। ये 7 रंग आपके प्राप्त होते हैं और ये 7 रंगों की किरणें यहाँ पर वाइट पर्दे पर देखने पर अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं प्यारे बच्चों। और इसी को कहा जाता है प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होना, ठीक है, डिस्पर्जन होना। डिस्पर्जन मतलब उसका वर्ण विक्षेपण हो गया, विक्षेपण हो गया। विबज्योर का मतलब क्या होगा, वी का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी, तो सबसे नीचे वाला जो कलर दिखाई देगा वो बैंगनी। फिर आपको आई का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, आसमान का कलर इंडिगो, नीला, नीला नहीं होता, थोड़ा नील से कलर का होता है, ये आता है ब्लू, नीला, ये अलग है। जी का मतलब हरा, ग्रीन, वाई का मतलब पीला, येलो, ओ का मतलब संतरी या ऑरेंज, और आर का मतलब तो पता ही है रेड या लाल। तो क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। क्या बात समझ में आई कि जब प्रकाश किरण आई और टकराई प्रिज्म पर तो अपने 7 रंगों में विभक्त होगी। तो यहां से पता चलता है कि एक सफेद वर्ण की किरण के अंदर 7 रंग मौजूद होते हैं, ये अपने को साबित होता है। एक बात और समझ में आई, जो पहली किरण निकलेगी, जो पहली किरण पहले रंग के अंदर विभक्त हो रही है वो रेड कलर है, और सबसे नीचे नीचे कौन सा है, बैंगनी है, अर्थात वायलेट है, ठीक है ना। अब क्या समझ में आने लग रही है, ये कहता है प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, लैम्डा पर अभी बताया। अब ये नियम थोड़ा समझना अच्छे से। ये क्या कहता है कि जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव ज्यादा होगा, या यूं कह सकते हो कि जिस प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन कम होगा। वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो, वही सुरंग गर्त कुछ ऐसी सी, ऐसे ऐसे। अब ये कणों पर टकराएंगे नहीं, कणों को बिल्कुल बीच में से निकल जाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। और एक किरण ऐसी 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 आ रही है, अभी इनके सुरंग और गर्त बहुत छोटे छोटे, अर्थात इसके वेवलेंथ क्या कम है, और ये कणों पर टकराती हुई चली जाएंगी, अर्थात इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होगा। जितनी कणों पर टकराएंगी उतनी फैलेंगी ऐसे ऐसे करके। अब ये कणों पर टकराएंगे नहीं तो कम फैलेंगी, अर्थात इसका फैलाव कम होगा, अर्थात प्रकीर्णन कम होगा। तो ये क्या कहता है, 2 कंडीशन समझ में आती हैं कि जिस प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, सुरंग और गर्त के बीच की दूरी ज्यादा होगी, वेवलेंथ लैम्डा का मान ज्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा, लैम्डा का मान ज्यादा होगा। ऐसा रंग कौन सा है सर? लाल है। बहुत बार प्रश्न आता है। बैंगनी कलर के अंदर क्या होता है? वायलेट। वायलेट के अंदर क्या होता है कि वायलेट का तरंग दैर्ध्य कम होती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कम होगा, तो प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, फैलाव ज्यादा होगा। और इसके अंदर क्या होगा, फैलाव कम होगा, इसीलिए ये रेड कलर की जो लाइट है वो बहुत दूरी तक जाती है। अब सर रेलवे इस पर कैसे काम करती है? आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के साइड में सिग्नल लगे होते हैं, लाल, हरा, नीला, ऐसे कुछ रंगों के। लाल रंग के सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा लाल रंग का सिग्नल है वो गाड़ी के ड्राइवर को दूर से नजर आ जाता है, दूर से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है वो ज़्यादा है और फैलाव, प्रकीर्णन कम है। अब जितनी कम फैलेगी उतनी ही ज़्यादा एक सीरीज के अंदर जाएगी, उतनी ज़्यादा दूरी तक जाएगी। ज़्यादा फैलेगी, ठीक है ना, तो वो कम दूरी पर जाएगी। अर्थात रेड कलर का जो लैम्डा है,
अर्थात तरंग दैर्घ्य वो ज़्यादा होगी तो इसका स्कैटरिंग कम होगा, फैलाव कम होगा, इसीलिए दूर से रेड कलर दिखाई दे जाता है। इसीलिए सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं रेलवे ट्रैक पर। और वायलेट कलर बैंगनी है, ये क्या करता है सर, इसकी लैम्डा बहुत कम होती है, अर्थात तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, वेव लेंथ कम होती है, तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, फैलाव ज़्यादा होगा, इसलिए कम दूरी तक जाती है। क्या ये स्कैटरिंग इफेक्ट पूरा समझ में आया? अब इस पर आधारित क्या है सर, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव है। इस पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाती हैं। आसमान का रंग नीला दिखाई देना, स्काई ब्लू, ठीक है। तो नीला किस वजह से दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव के अंदर। कैसे? जैसे अपनी आंख के द्वारा प्रकाश निकलता है, जब आसमान पर ऊपर देखते हैं तो वायुमंडल के अंदर कण पाए जाते हैं, और ये जो लाइट है अपनी आंख के द्वारा प्रकाश निकला, ये उस कणों पर टकराती है और टकराने के बाद फैलती जाती है, फिर दूसरे कण पर टकराई, फिर फैल गई, ऐसे करते करते फैलती चली जाती है और अपने को कुछ रंग है वो नीला सा दिखाई देने लग जाता है। नंबर 2 बात, सूर्य अस्त व सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, सूर्य की सुबह की लालिमा, ठीक है, वो इसी प्रभाव के कारण दिखाई देती है, अर्थात प्रकीर्णन प्रभाव के कारण अपने को ऐसा नजर आता है। तो ये लाइट के दो फिनोमिनाज हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, स्कैटरिंग इफेक्ट पर। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया, जो रेलवे और एसएससी के अंदर आने योग्य है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें प्यारे विद्यार्थियों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को नोट करते चले जाएं और अन्य मित्रों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी जितने बच्चे हैं वो अच्छे से साइंस को समझ सकें और पढ़ सकें, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रमन सर, ठीक है, मैथ्स विद रमन सर, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड हो जाएं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। डेली आपको वन लाइनर करंट जीके मिलेगा, कुछ मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।